Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के 42nd पार्ट पर और यहाँ पर हम जानने वाले हैं क्वाकर बटन के बारे में। सो बेसिकली क्वाकर बटन एक तरह का पॉइजन होता है। अब ये किस तरह का पॉइजन है, इसके कौन से अदर नेम्स होते हैं, इसका एग्जामिनेशन किस तरह से करते हैं, तो ये सारे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपका जो क्वाकर बटन होता है वो क्या होता है, सो बेसिकली इसका जो आपका सिंपल नाम होता है जो कि ऑलरेडी आपने सुन रखा होगा वो होता है स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका। जनरली इसको नक्स वोमिका कहा जाता है पर इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका। ठीक है, इसमें जो स्ट्रिक्नस है वो इसका जेनस होता है और नक्स वोमिका जो होता है वो इसकी स्पीशीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके और अदर नेम्स होते हैं। तो बेसिकली इसको क्वैकर बटन कहते हैं, स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका कहते हैं, पॉइजन बटन कहते हैं और सिमेन स्ट्रिक्नस कहते हैं। तो ये सारे कुछ इसके अदर नेम्स होते हैं, इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो आपका नक्स वोमिका होता है ये एक तरह से कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है, बिटर टेस्ट होता है इसका, और ये एक तरह का क्रिस्टलाइन एल्केलॉइड होता है जिसका यूज़ जनरली किया जाता है पेस्टिसाइड्स के रूप में। ठीक है, पेस्टिसाइड्स का क्या मतलब होता है, इसको अगर अलग अलग तरह से देखें, इसको डिवाइड करें, पेस्ट और साइड मतलब किसी चीज़ को किल करना, और पेस्ट जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं जो कि आपकी जो क्रॉप वगैरह होती है उसको ख़राब करते हैं, तो वो आपके रहते हैं पेस्ट। तो इसको किल करने के लिए जिस चीज़ का यूज़ करा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका पेस्टिसाइड। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपका स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका है एक तरह का आपका न्यूरोटिक पॉइजन होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, जो आपका ब्रेन होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, उस पर अपना इम्पैक्ट डालता है। तो इसी वजह से स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका एक तरह का न्यूरोटिक पॉइजन है। ये जो रहता है आपका न्यूरोटॉक्सिन होता है जो कि एक्ट करता है एंटागोनिस्ट ऑफ ग्लाइसिन एंड एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स के ऊपर। जो आपके ब्रेन में, जो आपके नर्वस सिस्टम में जो रिसेप्टर्स होते हैं एसिटाइल कोलिन एंड ग्लाइसिन, तो इनके लिए ये एंटागोनिस्ट की तरह से काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपका स्ट्राइचिन होता है, जो आपका स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका होता है, इसकी बेसिकली एक्टिव प्रिंसिपल की बात करें या फिर अगर हम ये कहें कि इसके एल्केलॉइड्स क्या होते हैं, एल्केलॉइड्स का क्या मतलब होता है, ऐसा कंपोनेंट आपका, ऐसा नक्स वोमिका का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, या फिर ये कह सकते हैं जिसकी वजह से नक्स वोमिका पॉइजनस हो जाता है। तो वो है आपका, जिसका मेन आपका रहता है स्ट्राइचिन एंड सेकेंड है आपका ब्रूसिन। तो ये इसके दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, मेजर एक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि आपके नक्स वोमिका में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्राइचिन है ये एक तरह से कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है स्ट्रिक्निक एसिड के साथ में। जो स्ट्रिक्निक एसिड होता है उसके साथ में कंबाइंड आपका स्टेट में स्ट्राइचिन अवेलेबल होता है, और जो ब्रूसिन होता है वो आपका इग्यूसुरिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो बेसिकली ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके अलावा जो स्ट्राइचिन होता है ये 10 टाइम्स मोर पोटेंट होता है ब्रूसिन से 10 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है आपका स्ट्राइचिन। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर आपके कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स हैं। सो बेसिकली जो स्ट्राइचिन होता है, जो स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका होता है, इसमें कुछ सीड्स भी अवेलेबल होंगे, क्योंकि इसमें फ्रूट होगा तो फ्रूट के अंदर सीड भी होगा। तो इसके जो सीड होते हैं वो आपके ग्रीनिश ग्रे कलर के अवेलेबल होते हैं, जो कि डिस्क शेप के होते हैं। और इसके डायामीटर की बात करें तो ये आपका 10 to 30 mm से लेकर के 10 to 30 mm आपका डायमीटर होता है, और अगर थिकनेस की बात करें तो वो आपके 4 to 6 mm होती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी सीड की। तो अगर आपको कहीं पर क्राइम सीन पर या फिर किसी भी जगह पर आपको सीड मिलता है तो उसका एग्जामिनेशन करके भी आप एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगा सकते हैं कि ये नक्स वोमिका का सीड हो सकता है। अभी इसको हम इमेज से भी देखेंगे तो चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हुडार। हुडार क्या होता है? सो बेसिकली हुडार एक तरह का स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका का ही मिक्सचर होता है, जिसमें स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका अवेलेबल होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका के सीड्स का यूज़ करके हुडार को बनाया जाता है। ये बेसिकली जो ब्लड प्रेशर होता है उसको एलिवेट करने के पर्पज़ से कई बार यूज़ करा जाता है। ये इसका एक मेडिसिनल पर्पज़ है, जिसको इंडिया का जो आयुर्वेदा सिस्टम है, यूनानी सिस्टम है, वहाँ पर इसको मेडिसिन के पर्पज़ से इसको यूज़ करते थे। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए जो आपके स्ट्रिक्नस के जो आपके नक्स वोमिका के सीड्स होते हैं
उसको पहले तो 5 दिन तक वाटर में सबमर्ज करके रखते हैं, उसके बाद में 2 दिन तक इसको मिल्क के अंदर रखते हैं और उसके बाद में क्या करना होता है, इसको उस मिल्क के साथ में ही बॉईल कर देना होता है। तो उससे लास्ट में जो आपको कंपोनेंट मिलेगा, जो आपको रेसिड्यू मिलेगा, वो आपका हुदार कहलाता है। तो वो आपका मेडिसिनल पर्पस से ब्लड प्रेशर को एलिवेट करने के लिए यूज़ करा जाता था। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है। ये दोनों आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं और ये बेसिकली अगर हम बात करें तो इसका प्लांट कुछ इस तरह से होता है और ये आपके इसमें सीड होते हैं, मतलब ये इसका फ्रूट है और इस फ्रूट के अंदर आपके सीड होते हैं। ये जो आपके सामने इस साइड में है, राइट साइड में, ये इसके सीड हैं। ठीक है, तो इसके सीड आपके कुछ ये आप देख सकते हैं कि ये फ्लैट शेप है और ये एक तरह का डिस्क के शेप जैसे हैं स्ट्रक्चर इसका, और बाकी इसका डायमीटर और थिकनेस जब आप मेज़र करेंगे तो वो आपका जो मैंने बताया है वही आएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आता है, एग्जैक्टली नहीं आता है। ठीक है, और ये बाकी इसका देख सकते हैं कि किस तरह से दिखने में होता है, ताकि अगर आपको कहीं दिखे तो आप उससे समझ सकते हैं कि ये कौन सा प्लांट होगा। ठीक है, इतना हो गया। और यहाँ पर अब हम बात करें इसकी फेटल डोज और फेटल पीरियड की, तो फेटल डोज इसका रहता है 15 to 30 मिलीग्राम, जिसमें 1 सीड में आपका 20 मिलीग्राम एल्केलॉइड होता है। एल्केलॉइड का मतलब क्या है, आपका स्ट्राइचिन और ब्रूसीन। ठीक है, और इसकी फेटल पीरियड वैसे तो ये 30 मिनट से स्टार्ट हो जाता है, बाकी टिपिकली बात करें तो 1 to 2 आवर्स है, और इसके अलावा कई बार ये 5 मिनट से लेकर के 18 आवर्स तक भी हो सकता है। मतलब अगर आपने डोज बहुत ज़्यादा ले ली और बहुत ज़्यादा पॉइजनस था तो उस कंडीशन में आपकी डेथ बहुत ही जल्दी हो सकती है, और अगर कम अमाउंट में लिया है या फिर एक्यूट पॉइजनिंग है तो वो आपका टाइम डिले भी थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका इस चीज़ पे डिपेंड करता है फेटल पीरियड, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, इसका जो ये लाइन है कि 1 सीड के अंदर 20 मिलीग्राम एल्केलॉइड होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं और सीधे इसका जो एग्जामिनेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं तो वो लगभग सभी में सेम होते हैं और उतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, इसी वजह से मैंने इसको इंक्लूड नहीं करा है। क्योंकि जितना भी आपके एग्जाम में जनरली पूछा जाता है तो वो एग्जामिनेशन से ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसी वजह से वाला सारा पोर्शन मैंने यहाँ से स्किप कर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसके एग्जामिनेशन की बात करें तो इसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं। बाकी उससे पहले मैं बता दूं कि अगर किसी को साइन एंड सिम्टम का वीडियो चाहिए है कि साइन एंड सिम्टम भी मैं आपको हर वीडियो में बताऊं, हर एक प्लांट का बताऊं, तो वो आपको ये अभी जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो बाद में अगर आपको चाहिए होगा तो मैं दे दूंगी। लेकिन अभी क्या है कि आपका एग्जाम आने वाला है, तो इस वजह से जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना कवर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ से साइन एंड सिम्टम को हटा दिया है। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। और अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की। तो एग्जामिनेशन में पहला है आपका एनालिसिस, जो बेसिकली आपका कलर टेस्ट है। कलर टेस्ट में क्या करते हैं, आपको जो आपका क्वेश्चन सैम्पल होता है, यानी कि जो आपका स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका का एक्सट्रैक्ट निकाला है आपने, उसको आपको पोर्सिलिन बेसिन में लेना होता है। अब इसको आपको वेपराइज करना होता है। वेपराइज करने के लिए आपको थोड़ा सा इसको हीट करना होता है ताकि ये थोड़ा सा वेपराइज हो सके। उसके बाद में जो रेसिड्यूज उस बेसिन में बचते हैं, इसमें आप ऐड करना होता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, और इसके साथ में 3 to 5 ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी आपको इसमें ऐड करनी होती है। इतना करने के बाद में जो आपका पोर्सिलिन बेसिन था उसमें आप एक ग्लास रॉड का यूज़ करते हुए, मतलब कि मान लीजिए ये कुछ पोर्सिलिन बेसिन है, इसमें आपके कुछ रेसिड्यूज़ हैं, तो अब इसमें ये सारा कुछ आपने मिक्स कर दिया। उसके बाद में एक ग्लास की जो रॉड रहती है उसका यूज़ करते हुए आप इसको हिलाएंगे। इसके जो बेस रहता है, यानी कि जो बेस वाला नीचे वाला पोर्शन है, उस पर जब आप एक लाइन को ड्रॉ करेंगे एक ग्लास रॉड का यूज़ करते हुए, तो उससे आपको कलर का वेरिएशन देखने को मिल सकता है। कलर का वेरिएशन कैसे दिखेगा, लाइट ब्लू से वॉयलेट, इसके बाद में पर्पल, ऑरेंज एंड देन येलो। तो अगर आपको ये सारे कलर का वेरिएशन देखने को मिलता है तो ये इंडिकेट करता है कि उसमें स्ट्राइजीन अवेलेबल है, लेकिन लेस अमाउंट में अवेलेबल है। यहीं पर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पर्पल कलर नज़र आए, कोई भी तरह का कलर का वेरिएशन नज़र नहीं आता है, तो वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पर जो भी आपका स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका के एल्केलॉइड्स हैं वो लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है। अब यहाँ पर क्या रहता है, जो नाइट्रेट आयन रहते हैं वो इस टेस्ट के साथ में फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे देते हैं। तो इसी वजह से ये आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट हो जाता है, ये आपका कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट टेस्ट है यहाँ पर आपका मेंडेलिन्स टेस्ट। तो मेंडेलिन्स टेस्ट जो होता है इसको हम स्ट्राइचीन टेस्ट भी कहते हैं। मतलब बेसिकली जो आपके
नक्स वोमिका का एल्केलॉइड होता है स्ट्राइचीन, तो उसी के एग्जामिनेशन के लिए मेंडेलियंस टेस्ट का यहाँ पर यूज़ करा जाता है। और इसमें क्या करना होता है, 1% सॉल्यूशन लेना होता है अमोनियम वेंडेट का कंसनट्रेट H2SO4 में। कंसनट्रेट H2SO4 में बनाया हुआ अमोनियम वेनेट का 1% सॉल्यूशन लेना होता है। इसको आपको ऐड करना होता है जो भी आपका क्वेश्चन सैंपल होता है उसमें। जब आप उसमें ऐड करेंगे उसको, तो आप वहाँ पर वॉयलेट या फिर पर्पल कलर देखेंगे। तो अगर यहाँ पर ये दोनों कलर आपको विजिबल हो रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पर आपका स्ट्राइचीन अवेलेबल है। ठीक है, स्ट्राइचीन वहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट टेस्ट है आपका यहाँ पर ब्रूसीन टेस्ट। ब्रूसीन टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर आपको कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड को क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में ऐड करना होता है। जो आपका ब्रूसीन यानी कि जो आपके पास क्वेश्चन सैंपल है उसका आपने जो एक्सट्रैक्ट निकाला, उस एक्सट्रैक्ट से आपने क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन बनाया, तो वहाँ पर क्योंकि अभी मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि आपको ब्रूसीन का टेस्ट करना है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो सैम्पल सॉल्यूशन है उसको मैंने यहाँ पर ब्रूसीन लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे यहाँ पर आपको जो भी आपका क्वेश्चन सैम्पल होगा उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है उसका आपको क्लोरोफॉर्म में सॉल्यूशन बनाना होता है, मतलब क्लोरोफॉर्म के साथ में उसको मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाना होता है। उसमें आपको कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड को ऐड करना है। जब आप इन दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे तो अगर वहाँ पर आपको ब्लड रेड कलर आपको नज़र आता है तो वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पर ब्रूसीन की अवेलेबिलिटी है। अब यहाँ पर जब आपको रेड कलर दिख गया, उसके बाद में आपको इसमें ऐड करना होता है स्टेनस क्लोराइड सॉल्यूशन। स्टेनस क्लोराइड सॉल्यूशन आप जैसे ही ऐड करेंगे तो ये डार्क पर्पल कलर दिखेगा आपको, और इसमें जैसे ही आप कुछ ड्रॉप 1 या 2 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड की डालेंगे तो ये जो आपका डार्क पर्पल कलर होगा ये आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने के बाद में आपने वापस से स्टेनस क्लोराइड को डाला तो वो वापस से आपका डार्क पर्पल कलर बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका ब्रूसीन टेस्ट रहता है। इसको एक तरह से कन्फर्मेटरी टेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका कंफर्म हो जाता है कि अगर ये चीज़ बार बार हो रही है, स्टेनस क्लोराइड डाल के डार्क पर्पल आया, H2SO4 डालने से वो गायब हो गया, देन अब वापस से आपने स्टेनस क्लोराइड डाला तो आपका डार्क पर्पल हो गया, तो ये कन्फर्म कर देता है कि वहाँ पर आपका ब्रूसीन अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रिस्टल टेस्ट। तो क्रिस्टल टेस्ट में क्या रहता है, जो भी आपके पास क्वेश्चन सैंपल का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको आपको HCl के साथ में डाइल्यूट कर लेना होता है। HCl के साथ में डाइल्यूट करने के बाद में आपको उसमें जो रेसिड्यूज़ होते हैं उसमें आपको वाटर को ऐड ऑन करना होता है। वाटर ऐड करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने 4 रिएजेंट हैं। ठीक है, तो जब आप इसमें से अगर आपने गोल्ड क्लोराइड रिएजेंट को ऐड किया तो गोल्ड क्लोराइड रिएजेंट को ऐड करते ही उसमें फेदरी रोजेट्स क्रिस्टल बन जाते हैं। ठीक है, फेदरी रोजर क्रिस्टल बन जाते हैं। जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये क्रिस्टल्स आपको क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंफर्म कर देता है कि वहाँ पर आपका स्ट्रिक्टनेस नक्स वोमिका अवेलेबल है। अभी गोल्ड क्लोराइड रिएजेंट क्या होता है, ये आपको होमवर्क है कि ये रिएजेंट में क्या क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसके अदर नेम्स क्या होते हैं, ये सारा आप गूगल पर सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। ठीक है, बाकी इसको सर्च ज़रूर से करिएगा, क्योंकि जब आप चीज़ों को सर्च करना स्टार्ट करेंगे तो ही आप अपनी नेट के प्रिपरेशन की तरफ एक स्टेप बढ़ा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी नई चीज़ें आपके सामने आती हैं तो उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है, और ये क्यूरियसनेस हर एक इंडिविजुअल के अंदर होनी चाहिए। इसी वजह से मैं आपसे कुछ ना कुछ होमवर्क ज़रूर से देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपने वाटर के बाद में आपने अगर रिएजेंट पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड को ऐड किया तो उसमें आपके वेज शेप्ड कर्व्ड क्रिस्टल बनते हैं। वेज शेप मतलब वेज शेप होता है, वो थोड़ा सा कर्व तरह से क्रिस्टल बन जाते हैं, तो वो इंडिकेट करता है आपका वहाँ पर नक्स वोमिका अवेलेबल है। अब यहाँ पर अगर आपने मर्क्यूरस क्लोराइड डाला, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो सैंपल था उसको वेपराइज करने के बाद में उसका डाइल्यूट HCl उसमें ऐड किया, फिर आपने वाटर डाला और फिर आपने गोल्ड क्लोराइड डाला तो ये बन गया, फिर उसी में आपने ये डाला, ये नहीं होता है। इसमें आपको सभी के लिए अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब जो आपके पास सैंपल है उसमें आपने वेपराइज सैंपल में डाइल्यूट HCl ऐड करने के बाद में जब वाटर ऐड कर लेते हैं उसके बाद में इसमें से कोई भी एक रिएजेंट आपको यूज़ करना होता है। ठीक है, अगर आपको सभी को यूज़ करना है तो आपको सभी के लिए सेपरेट प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से। ठीक है, ये नहीं है कि आपने एक बार वाटर ऐड कर लिया, वाटर ऐड करने के बाद में पहले गोल्ड ये वाला डाल दिया, इसके बाद में आपने पोटेशियम वाला उसी के अंदर डाल दिया, फिर आपने मर्क्यूरस उसी में डाल दिया, तो ये
ऐसा तरीका नहीं होता है करने का। सभी के लिए आपको अलग अलग से पूरी प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी, तभी आपको इसमें क्रिस्टल्स प्रॉपर्ली नज़र आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपने मर्क्यूरस क्लोराइड का यूज़ कर रहे हैं तो मर्क्यूरस क्लोराइड डालते ही उसमें फर्न शेप के क्रिस्टल नज़र आते हैं। नेक्स्ट, अगर आप मिथाइल आयोडाइड को डालते हैं तो भी उसमें आपको फेदरी रोजेट क्रिस्टल्स ही नज़र आते हैं। मतलब फेदरी रोजेट क्रिस्टल्स जो हैं आपको गोल्ड क्लोराइड रिएजेंट में भी नज़र आएंगे और जो आपका मिथाइल आयोडाइड होता है इसमें भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्रिस्टल टेस्ट होता है, इस तरह से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली जितने भी टेस्ट मैंने यहाँ पर बताए हैं सारे के सारे टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके जो अदर नेम है वो भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक चीज़ रह गई थी, ये जो आपका ब्रूसीन टेस्ट है ना, तो इसको ब्रूसीन टेस्ट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेशली ब्रूसीन का आइडेंटिफिकेशन होता है और यहाँ पर कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड का यूज़ करा जाता है। इसी वजह से इस टेस्ट को हम यहाँ पर नाइट्रिक एसिड टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे, बट कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसके क्रोमेटोग्राफिक वैल्यू की, क्रोमेटोग्राफिक वैल्यू क्या होता है? जो आपकी क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक होती है, तो उस क्रोमेटोग्राफी के आपकी अलग अलग तरह की होती है। जहाँ पर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है। तो अगर हम बात करें पेपर क्रोमेटोग्राफी की, बेसिकली ये क्या क्या होते हैं तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इसका पूरा सेपरेट वीडियो आएगा वहाँ पर। तो जहाँ पर जितने भी क्रोमेटोग्राफीज़ होती हैं तो इसके लिए बेसिकली हर एक एल्केलॉइड की एक वैल्यू होती है जिसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो पर्टिकुलरली यही वाला एल्केलॉइड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी वो वैल्यू होती है तो उसको हम बोलते हैं आरएफ वैल्यू। अभी आरएफ वैल्यू क्या होती है वो बाद में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बताऊँगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और आपको चीज़ें क्लियर भी नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक एल्केलॉइड के लिए अलग अलग आरएफ वैल्यू होती है। उसी के बेस पर हम किसी भी तरह के एल्केलॉइड का, किसी भी तरह के पॉइजन का पूरा प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ में एग्जामिनेशन कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये एक तरह से आपका जितने भी इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस होती हैं वो सारी के सारी आपकी कन्फर्मेटरी टेस्ट कहलाती हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से हम प्रॉपरली इंडिविजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि प्रॉपरली एग्जैक्टली वही आपका पॉइजन है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो आरएफ वैल्यू होती है तो वही यहाँ पर बताने वाले हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए, पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपकी अलग आरएफ वैल्यू होती है, टीएलसी में आपकी अलग आरएफ वैल्यू होती है। ये नहीं है कि आपकी दोनों में सेम होगी, सबके लिए हर जितनी भी तरह की क्रोमेटोग्राफीज होती हैं उन सभी के लिए सभी की आरएफ वैल्यू अपनी अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो स्ट्राइचीन होता है उसके लिए आरएफ वैल्यू 0.44 और ब्रूसीन के लिए आरएफ वैल्यू 0.36 होती है। टीएलसी की बात करें तो टीएलसी के लिए स्ट्राइचीन की आरएफ वैल्यू 0.60 और ब्रूसीन की आरएफ वैल्यू 0.39। टीएलसी यहाँ पर आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, आई होप सो आपको पता होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये आपकी कुछ आरएफ वैल्यूज़ है तो उनको याद कर लीजिएगा, आपके नेट के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इसको अपने नोट्स में ज़रूर से नोट डाउन करिएगा ताकि बार बार आप उसको रिवाइज़ करते रहें। जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे उतने अच्छे से वो चीज़ आपके माइंड में फिट होती चली जाएगी। ठीक है, सो यहाँ तक आपका पूरा का पूरा जितना भी स्ट्राइचिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से एग्जामिनेशन थे मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, बट कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको रिप्लाई डेफिनेटली मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और जो मैंने होमवर्क दिया है उसका आंसर भी मुझे आप सभी से कमेंट सेक्शन में चाहिए है। ठीक है, उसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भी आपको जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी। उसके अलावा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे ब्लॉगर पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर मोर देन 200 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके नेट के एग्ज़ाम की। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और ये वीक जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपको इस वीक के जितने भी वीडियोस थे उन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर ये वाला टॉपिक एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कॉन्टेंट पहुँच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।